नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। 1 सितंबर से राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने बजट में इसका ऐलान किया था। इस योजना से प्रदेश के 68 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शनधारी परिवारों को पहले से ही इसका लाभ मिल रहा है। इससे प्रदेश सरकार के वित्तीय कोष पर करीब 200 करोड़ रुपए सालाना भार आएगा। लेकिन बीपीएल परिवारों के बाद अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो 1 सितंबर से पात्र परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 68 लाख परिवारों को यह फायदा मिलेगा। तो ये खुशखबरी 1 सितंबर से 68 लाख परिवारों को मिलने जा रही है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। वही कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों को लेकर भजनलाल सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व आईएएस ललित के पवार ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार की रिपोर्ट ये सौंपी है। इस रिपोर्ट पर अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कैबिनेट जिलों के भविष्य का फैसला करेगी। अगले सप्ताह बैठक होगी जिसमें पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। कमेटी ने गहलोत राज में बने नए जिलों का रिव्यू करके हर नए जिले की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने, प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाले वित्तीय भार पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। माना जा रहा है कि सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावनाएं लगाई जा रही है। कमेटी ने छोटे जिले के मापदंडों के हिसाब से सही नहीं माना है। कई जिलों को दूरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। लेकिन कमेटी ने जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की है, लेकिन मापदंडों पर खरा उतरने का पूरा विवरण दिया है। ललित के पवार ने कहा कि हमने प्रशासनिक शिष्टाचार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता के बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी ने सभी जिलों का दौरा करके लोगों से मुलाकात की थी। उसके बाद ये रिपोर्ट भी सौंपी गई है। तो पवार कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। 17 जिलों को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र भी किया गया है और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। कैबिनेट सब कैबिनेट में अगले हफ्ते ये चर्चा की जाएगी इस रिपोर्ट को लेकर। तो पवार कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब अगले हफ्ते इस रिपोर्ट पर अहम चर्चा भी की जाएगी। तो कैबिनेट सब कैबिनेट अगले हफ्ते इस रिपोर्ट पर चर्चा करती हुई नजर आएगी। माना जा रहा है कि सरकार के खजाने पर इन नए जिलों के बनने से अधिक भार भी पड़ रहा है। तो इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए। कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों को लेकर भजनलाल सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था वो रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व आईएएस ललित के पवार ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को ये रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट पर अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कैबिनेट जिलों के भविष्य का फैसला करेगी। तो अगले सप्ताह ये बैठक होगी जिसमें पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। कमेटी ने गहलोत राज में बने नए जिलों का रिव्यू करके हर नए जिले की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने, प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाली वित्तीय भार पर अपनी ये रिपोर्ट सौंपी है। ये बेहद अहम रिपोर्ट सौंप दी गई है के पवार की तरफ से। इस पर अब बैठक भी की जाएगी। तो डिप्टी सीएम के द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा अगले हफ्ते बैठक होनी है। माना जा रहा है कि सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावनाएं लगाई जा रही है।
अब रिपोर्ट में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आया है तो वक्त बताएगा, क्योंकि अगले हफ्ते इस रिपोर्ट को लेकर अहम बैठक की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। कुलदीप, रिपोर्ट सौंप दी गई है के पवार की तरफ से, इस रिपोर्ट में क्या कुछ अहम, क्या कुछ खुलासे? कुलदीप, आपको आवाज आ रही है? कुलदीप, आपको आवाज मिल रही है? तो संपर्क टूट गया है कुलदीप से, लेकिन संपर्क साधने की दोबारा कोशिश की जाएगी। लेकिन 17 जिलों और 3 संभागों को लेकर भजनलाल सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व आईएएस ललित के पवार ने राजस्व विभाग के प्रमुख दिनेश कुमार को यह रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट पर अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी, सब कमेटी जिलों के भविष्य का फैसला करेगी। ये बेहद अहम फैसला होगा। 17 जिलों का और 3 संभाग का ये फैसला होने जा रहा है। तो राजस्व विभाग को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और 17 जिलों का फैसला अगले हफ्ते आएगा। वहीं जोधपुर जेतारन की कवराई देवी का 28 अगस्त को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद परिवारजनों ने निर्णय लिया कि मृतका के अंग को दान किया जाए और इसे निर्णय के बाद अस्पताल की टीम अंग डोनेट में जुट गई है। महिला की किडनी, लीवर और हार्ट को डोनेट किया गया है। आपको बता दें कि इस साल यह तीसरा अंगदान जोधपुर के एसएमएस अस्पताल से हुआ है। वहीं मृतका के पुत्र करुण ने बताया कि वह अपने गांव से खरिया मीठापुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में उसकी मां के सिर में चोट आई, जिसकी वजह से उन्हें जोधपुर एम्स लाया गया था। यहां उनका निधन हो गया और उसी के बाद अंगदान का निर्णय लिया गया और आज अंगदान किया गया है। सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अंगदान का ये अहम फैसला लिया। वहीं टोंक जिले में एक बार फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार और अधिकारियों का बड़ा गठजोड़ सामने आया, जिसका खामियाजा राह चलते राहगीर आए दिन चोटिल होकर चुका रहे। लगभग 2 करोड़ 31 लाख से अधिक रुपए की लागत से 4 किलोमीटर लंबा रोड बनाया गया, लेकिन गुणवत्ताहीन घटिया निर्माण सामग्री के चलते कुछ महीनों बाद ही ये रोड उखड़ने शुरू हो गए हैं और वर्तमान में तो रोड की डामर तक गायब हो गई है। लोगों ने रोड की गुणवत्ता जांच करने के साथ ही खानापूर्ति अनियमितताएं करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ठेकेदार और अधिकारियों पर ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। घटिया निर्माण सामग्री से ये सड़कें बनाई गई थी। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया है, केवल खाना पूर्ति हुई है और ये दोषी जिसने भी ये कार्य किया है उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं तो इसका तुरंत समाधान करना चाहिए और जनहित को देखते हुए इस रोड की मरम्मत तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए, क्योंकि बरसात में जब खड्डे में पानी भर जाता है तो वो दिखाई नहीं देता कि खड्डा कितना गहरा है, तो कई बार राहगीर से चोटिल भी हो जाते हैं। इससे उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं प्रशासन को पुनः ध्यान देने के लिए कहता हूं कि इस रोड को वह ध्यान दे और इसका तुरंत प्रभाव से इसकी मरम्मत करवाएं। वहीं अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 63,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं। रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट 2 ने यह सुनवाई की सजा सुनाई है और आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।
वहीं राजधानी जयपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक एक्सप्रेसवे की साइड रेलिंग को तोड़ता हुआ सड़क पर नीचे जा गिरा है और उसके नीचे खड़े ट्रैक्टर को भी कुचल दिया। यह दुर्घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक बड़ा ट्रेलर ट्रक एक्सप्रेसवे की लोहे की साइड रेलिंग को तोड़ता हुआ नीचे सड़क पर जा गिरा और उसके नीचे खड़े ट्रैक्टर को भी कुचल देता है। ट्रैक्टर में पानी की टंकी भी लगी हुई है। ट्रैक्टर चालक घटना में घायल हो गया है तो 20 फीट नीचे पानी टैंकर पे गिरा है ट्रक और इस तरीके से इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो कि वायरल है। तो खौफनाक हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खौफनाक हादसे से 20 फीट नीचे पानी टैंकर पर गिरा ट्रक चालक घायल बताया जा रहा है और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। जयपुर का ये पूरा मामला है जहां पर इस तरीके से ये दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वहीं राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर रोक लग सकती है। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस संबंध में शुक्रवार को एसीएस श्रेया गुहा को पत्र लिखा है। डिप्टी सीएम बैरवा ने निर्देश देते हुए जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है उनके नंबर प्लेट 5 दिन में लगाए जाए, फिर इसे बंद कर दे। साथ ही जिन लोगों का नंबर प्लेट का पेमेंट हो गया है लेकिन स्लॉट नहीं मिला है उनका पेमेंट वापस कर दिया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया नए तरीके से फिर से शुरू हो। आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। इस आदेश के बाद कंपनियों और डीलर्स को 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करने होंगे। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर अब रोक लग सकती है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ये निर्देश दिए हैं। नए तरीके से ये पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। वहीं नगर पालिका में ईओ नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि दासपा रोड टेकरावास मुख्य सड़क पर नाला बना हुआ था। नाले की मरम्मत के लिए नगर पालिका ने नाले को खुदवाया था, जिसकी मिट्टी मुख्य सड़क के किनारे एकत्र हो गई। अब नगर पालिका में ईओ नहीं होने के कारण मरम्मत का काम अभी तक अधूरा है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर मिट्टी होने से लोग परेशान हैं। तो नगर पालिका ने नाले को खुदवा दिया है, लेकिन अभी हालात इस तरीके से हैं कि लोग इस स्थिति को देख परेशान हो गए। वहीं राजस्थान के चूरू जिले में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद चूरू में सरदार शहर को बंद करने का आह्वान किया गया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी की है। फिलहाल यहां पर जान माल की हानि नहीं हुई है। दरअसल चूरू जिले के सरदार शहर में शुक्रवार शाम को रामदेवरा पैदल यात्री संघ के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक संघ के लोग तेलियों की मस्जिद के आगे से गुजर रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने मस्जिद के आगे से डीजे निकालने का विरोध किया। आरोप है कि इस पर संघ ने समझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ मारपीट शुरू हो गई और तोड़फोड़ की गई। चूरू में डीजे बजाना विवाद और कला का ये सबब बन गया है। डीजे के कारण सरदार शहर बंद हुआ। जगह जगह पुलिस बल भी तैनात की गई ताकि किसी तरीके की घटना को अंजाम ना दिया जा सके। देखो, रामदेव पैदल यात्री संघ जो वाल्मीकि समाज का प्रतिवर्ष निकलता है, वो अपने मोहल्ले से ये कल रवाना हुए और बड़े गाजे बाजे से धूमधाम से उस संघ को रवाना किया। तेलियों की मस्जिद के पास आते आते उस संघ वाले डीजे बजाते हुए चल रहे थे, जिसमें भगवान के भजन चलते हैं। रामदेव जी की पैदल यात्रा है तो रामदेव जी के भजन चल रहे थे। कुछ फितरती मुस्लिम युवक वहाँ तेलियों की मस्जिद के सामने कहते हैं कि डीजे बंद करो, उन्हें तो तुरंत डीजे बंद कर दिया। डीजे बंद करने के बावजूद एक लड़का आकर और डीजे वाले को थप्पड़ मारता है और जब बात कहा सुनी की होती है तो उससे थोड़ा आगे जाकर वो बेल्ट निकाल कर बेल्टों से उस यात्रा पर हमला कर देते हैं।
ये किसी व्यक्ति पर हुआ हमला नहीं है, ये हमारे हिंदू समाज की जो धार्मिक यात्रा है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, हिंदू समाज की धार्मिक यात्रा पर हमला है और इस हमले को हम कतई सहन करने वाले नहीं हैं। मैं निवेदन कर दूं कि ये बरसों से इन्होंने परंपरा बना रखी है कि हमारी मस्जिद के सामने बैंड बंद होंगे, डीजे बंद होंगे। ये लोग जब मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं और हिंदू लोगों के बस्तियों में से निकलते हैं, मंदिर भी आते हैं, हम किसी भी आज तक अगर किसी ने सुना हो कि किसी हिंदू ने कहा हो कि यहाँ ढोलता से बंद करो, अरे भाई ये उनका त्योहार है, वो प्रेम से मनाए, हमारा त्योहार हम प्रेम से मनाएं। इसलिए इस शहर में अगर सांप्रदायिक सौहार्द की बात करनी है तो उसकी पहल अब मुस्लिम पक्ष को करनी होगी कि आगे से यहाँ मस्जिद के आगे से डीजे भी बजेंगे और बाजे भी बजेंगे और बारात भी निकलेगी और धार्मिक यात्राएं भी। क्या बात है। राजस्थान समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मॉनसून की वापसी के बाद एक बार फिर से राजस्थान में मॉनसून सक्रिय होने जा रहा है। सितंबर को कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, जबकि 2 सितंबर को 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 3-4 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में फिर से वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 1 सितंबर को कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 2 सितंबर को 2 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 3 से 4 सितंबर के बीच भारी बारिश की गतिविधियों में फिर से वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लगातार मॉनसून की मार झेल रहा राजस्थान में फिर से मॉनसून दस्तक देने जा रहा है। वहीं राजस्थान की सूर्यनगरी में लगातार 3-4 दिन से महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे रेप की घटनाओं से जोधपुर शर्मसार हो रहा है। इसी को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती शुक्रवार को जोधपुर पहुंची। उन्होंने हाल ही में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी को फांसी देने की मांग भी की है। महिला आयोग अध्यक्ष चिश्ती ने जिले के सर्किट हाउस में इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनाया। जैसे पता लगता है कि किसी इस तरह के दुष्कर्म का, गैंग रेप या बलात्कार कोई भी जो मामला आता है तो तुरंत बात होती है संबंधित अधिकारियों से, एसपी हो चाहे कमिश्नर हो, राजस्थान भर में जहां से भी इस तरह की बातें आती है तो पुलिस के पास में जो केस पहुंच जाता है या महिला आयोग में केस आने के बाद में उसमें फटाफट कार्रवाई शुरू होती है। जोधपुर में 3-4 लगातार इस तरह की घटनाएं हुई है और बहुत अफसोस की बात है। मानवता शर्मसार है। इस तरह की बातें सुनकर, देख करके, पढ़कर भी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सभ्य समाज इस तरह की चीजों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस तक पहुंचती है मामला तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। महिला आयोग की पूरी जो बेंच इधर आई हुई है, हम लोग जहां भी जाते हैं हमारे को सपोर्ट पूरा मिलता है, कार्रवाई चलती है। महिला आयोग में आने के बाद भी कार्रवाई चलते है। सबसे बड़ी चिंता की बात है जो महिला आयोग या पुलिस तक जो केस नहीं पहुंचती है उसकी हमें चिंता ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जगह जो कांड, ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा होता है, पर लोगों वही उनकी जो भावना है कि पुलिस तक पहुंचने का या महिला आयोग तक पहुंचने का, तो कोई ना कोई उनको दबा देते हैं, कुचल देते हैं। उनकी जो भावना है उसको कुचल देते हैं, नहीं जाना चाहिए, कई बहाना कर देते हैं, कई तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। तो वो चिंता ज्यादा है। पुलिस तक आने के बाद में कोई चिंता की बात नहीं, कार्रवाई होती है क्योंकि पब्लिक की नजर में होता है। वहीं राजस्थान सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है और उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल 2023 में तत्कालीन सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से लगी रोक हटाने का फैसला किया था। यह रोक सरकार ने पहले लगाई थी, जिसके तहत जिन भी सरकारी कर्मचारियों के 2 से ज्यादा बच्चे थे उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि जस्टिस पंकज भंडारी ने और जस्टिस विनोद कुमार
भारवानी की हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी पर बड़ा फैसला दिया था। राजस्थान के 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं वाले नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से मना करना भेदभावपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने साफ किया था कि इस नियम का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा को एआईसीसी सचिव व जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त प्रभारी नियुक्त करके राजस्थान की राजनीति में बड़ा दांव चलाए। उनके इस प्रमोशन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे, जिसकी चर्चा गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह हो रही है। खुद को किसी भी गुट का हिस्सा न मानने वाली मदेरणा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धुर विरोधी मानी जाती है। कहा जाता है कि दिव्या के दादा परसाराम को अशोक गहलोत के कारण ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। दिव्या के प्रमोशन का मतलब है कि कांग्रेस नए और युवा नेताओं पर दांव लगा रही है। राजस्थान में जाट वोट बेहद महत्वपूर्ण है। दिव्या एक पुराने स्थापित जाट परिवार से आती है और परंपरागत कांग्रेसी है। उनके इस प्रमोशन का कारण पश्चिमी राजस्थान में जाट वोट बैंक भी बताया जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जाट कांग्रेस को साधती हुई नजर आ रही है। वहीं अलवर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी को लेकर एनएसयूआई ने बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय परिसर में बीजेपी प्रभारी अग्रवाल का पुतला फूंककर विरोध जताया है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बारे में बातें की गई थी, बयानबाजी की गई थी। अनगढ़ बयानबाजी के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के आह्वान पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा राधा मोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंका गया और विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। वहीं बारा शहर के माथना रोड पर ढाबे के सामने फायरिंग कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों का सिर मुंडवाकर पैदल मार्च निकाला है। पुलिस आरोपियों को तस्दीक के लिए घटनास्थल पर लेकर गई, जहां पुलिस ने आरोपियों से घटनाक्रम के बारे में गहनता से पूछताछ कर जानकारी ली। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर चुकी है। आरोपियों का सिर मुंडवाकर इस तरीके से घुमाती हुई पुलिस नजर आई। वहीं भरतपुर में जल भराव की समस्या नासूर बन गई है। 2 गांवों के लोगों के लिए पीर नगर और नगला में केवल बाढ़ जैसा नजारा दिखाई देता है। गांव के अधिकांश मकानों में जल भराव की वजह से दरारें आ चुकी है। घरों में रखा हुआ सामान भी पानी की वजह से खराब हो गया है। तो इस तरीके से जल भराव की यह समस्या। तो राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।